हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम नंदवाना और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर फॉलो करें। और आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसे कहा जा रहा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, एक कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करने के लिए फ्री होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, चार्जेस पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम किसी एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से जो चार्जेस पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू चार्जेस सपोज डेल्टा टी टाइम में किसी एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से, सपोज यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, उस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्जेस पास हो रहे हैं, तो एवरेज जो करंट निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, दैट वुड बी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एंड इफ दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू मैंने जीरो कर दिया है तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है किसी एक सर्टेन पॉइंट से या किसी एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से, उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम जो है वो किस तरह से कंसीडर करेंगे। आप यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ओके, ये E जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। यहां पर ये जो आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं, दीज आर नेगेटिव चार्जेस। आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण से यहां पर क्या होगा कि इन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस हैं। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इन नेगेटिव चार्जेस के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में जो है नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मूव कर रहे हैं और उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट का डायरेक्शन है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, ये आप देखें, अगर मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो चार्जेस जो होते हैं, या हम कहें कि अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, यानी कि ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। इसको आप अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो नेगेटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव साइड से रिपेल होंगे, तो वो अपोजिट में मूव कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो आप पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से, नेगेटिव चार्जेस के मोशन के पर्सपेक्टिव से इस करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड हो जाता है, नेगेटिव एंड हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही लगेगा पॉजिटिव चार्जेस पर। तो पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका डायरेक्शन भी यही होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के मूव की, मोशन की डायरेक्शन में होता है और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके मोशन की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, सिंपल सा। इसमें हमको दिया हुआ है द करंट इन अ कंडक्टर विद टाइम t is given as I is equal to 2t plus 3t square, where I is in ampere, t is in second, electric charge flowing through a section of conductor ड्यूरिंग t is equal to 2 to t is equal to 3 सेकेंड। देखें, हम जानते हैं कि I यानी कि करंट जो है दैट इज dq by dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और अ पर्टिकुलर पॉइंट। और इसको हम लिख सकते हैं 2t प्लस 3t स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से आप देखें कि ये dq यहां रहा 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। अब मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं। ये dq का क्या था, किसी एक यूनिट टाइम पे, किसी एक सर्टेन टाइम पर, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पास होने वाले चार्जेस थे, लेकिन मुझे चाहिए फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड कितना टोटल चार्ज जो है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली इंटीग्रेट 2t, और यहां पर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर, एंड 3t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, t क्यूब बाय 3, 3 to 3 कैंसिल, t क्यूब। लिमिट यहां पर हमने प्लेस करना है फ्रॉम 2 to
3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है 9 + 27 माइनस, अब लिमिट 2 यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, सो 4 + 8। तो इसको अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 27 - 4 23 एंड 9 - 8 1, सो इट वुड बी 23 + 1 विच इज इक्वल टू 24 कूलम्ब्स, क्योंकि यूनिट्स एसआई में है तो आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है बी विच इज 24 कूलम्ब्स। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की। ओके, डेंसिटी, अलग अलग तरीके की डेंसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं जनरली, यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की। तो यहां करंट डेंसिटी किस तरह से डिफाइन होगा, आप यहां पर समझें कि ये हमारे पास एक वायर है, या हम कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप जो है वो हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है। करंट जो पास हो रहा है विच इज आई, और यहां पर ए जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। अब हमें यहां पर डिफाइन करना है जे। जे क्या है, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होगा, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। जनरली अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा होगा। अब आप सपोज करें कि डी ए एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और उससे डी आई करंट अगर पास हो रहा है, तो जो जे आएगा यानी कि जो करंट डेंसिटी आएगा वो क्या होगा, इनका रेशियो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो यहां से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको समझने की यहां पर जरूरत है। इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम देख सकते हैं कि जे वेक्टर जो है वो क्या होगा, डी आई, यानी कि जो करंट पास हो रहा है डिवाइडेड बाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एरिया, डी ए कॉस थीटा। अब नॉर्मल कंपोनेंट का क्या मतलब है, आप सपोज करें यहां पर कि हमारे पास कोई इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, इस तरह का यहां पर हमारे पास में कोई क्रॉस सेक्शन है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से होगा, सपोज डी ए वेक्टर, और इधर की तरफ जो है जे है, जे वेक्टर, यानी कि जो करंट जो है वो इस तरह से पास हो रहा है, तो करंट डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहां पर क्या करना है, हमको चाहिए नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट का क्या मतलब हो गया, सपोज इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो ये आएगा आपके पास में डी ए कॉस थीटा। ओके, और एक दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी ए साइन थीटा। तो हम क्या चाहते हैं, हमको चाहिए वो वाला यहां पर एरिया जिस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, यानी कि एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगा, या हम कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन के अलोंग होगा। ओके, अब यहां पर अगर हमको करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे और यहां से क्या आ जाएगा, जे डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये जे है करंट डेंसिटी और ये डी ए कॉस थीटा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमको इनका डॉट प्रोडक्ट असल में करना होता है। अब ये जो था ये किसी एक छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से एक एलिमेंट लिया है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का, उससे पास होने वाला एक करंट है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट करंट मिल जाएगा किसी एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला। ओके, तो आपको यहां पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें कई बार आपको करंट डेंसिटी पूछा होता है, कई बार करंट डेंसिटी दिया होता है, तो करंट हमको पूछा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होता है साथ में। तो इन सबका यूज करते हुए हम वो सारे कैलकुलेशंस इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहां पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम यहां पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम हमको क्या बता रहा है। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ए का एक वायर लिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है। यहां पर वीडी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इनसाइड दिस कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। यहां पर आप इसको देख सकते हैं यहां से। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा कंसीडर करें कि हमारे पास में ये जो क्रॉस सेक्शन है, ओके, यहां पर ये एक सर्टेन पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। ओके, ये पी पॉइंट है यहां पर, फाइन। अब यहां पर पी पॉइंट मेरे पास है। अब यहां पर मेरे पास सपोज एक चार्ज है, ओके, या इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी डी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ओके, और यहां से यहां तक मैंने
एक डिस्टेंस कंसिडर किया है dl। ओके, ये dl डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ है, एक बिल्कुल इस एंड पर है, एक बिल्कुल इस एंड पर है। dl जो डिस्टेंस है, एक लास्ट में है, एक उसके इनिशियल पॉइंट पर है e। ओके, लेट्स से कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, इससे dt टाइम में ये dl डिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है। फाइन, dl डिस्टेंस को ये क्रॉस कर लेता है कितने टाइम में? dt टाइम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से। dl डिस्टेंस कैसे आएगा? स्पीड इनटू टाइम, dt टाइम में इसने क्रॉस किया vd, यानी आप समझें कि आफ्टर dt टाइम ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा dl डिस्टेंस कवर करके। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इस पूरे सेक्शन में, वो सारे भी इस वाली लाइन को क्रॉस कर चुके होंगे। आप समझ पा रहे हैं? ये जो लास्ट वाला है वो dt टाइम में dl डिस्टेंस कवर कर चुका है बिकॉज ऑफ दिस स्पीड vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके आगे, यानी इसके आगे इस सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब भी इसको पार कर चुके होंगे, क्योंकि जब लास्ट वाला क्रॉस कर चुका है उस डिस्टेंस को, तो उससे पहले वाले तो ऑलरेडी उस डिस्टेंस को कवर कर चुके होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि विद इन dt टाइम इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, इस पॉइंट को, यहां पर जो पॉइंट P था इसको क्रॉस कर चुके हैं। तो अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे या कितने चार्जेस थे जो कि इसको क्रॉस कर चुके हैं। ओके, इसको फिर से क्लियरली मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखें कि विद इन dt टाइम vd स्पीड से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है वो इस डिस्टेंस को क्रॉस करके यहां पर आ चुका होगा। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? dl, जो कि कैसे लिखा जा सकता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां आ गया, तो इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो तो ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट को, इस क्रॉस सेक्शन को कवर कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। तो यहां पर सपोज n आपको गिवन है। n क्या है? n इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और कितना वॉल्यूम यहां पर है हमारे पास में, ये हमको यही देखना है कि यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इस सेक्शन में वो सारे क्रॉस कर चुके हैं इस वाले पॉइंट को। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो टोटल वॉल्यूम हम निकालना चाहते हैं। लेंथ क्या है? vd इंटू dt, और क्रॉस सेक्शन एरिया है a। तो टोटल यहां पर ये वॉल्यूम मिल गया हमको। ओके, और पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमको n इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ dq हम कैलकुलेट कर रहे हैं, dq, और n हमको पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं या चार्जेस दिए हुए हैं। तो n इंटू दिस वॉल्यूम, तो हमको क्या मिल जाएगा? वो चार्जेस मिल जाएंगे जो इस क्रॉस सेक्शन को कवर कर गए हैं या उससे बाहर निकल गए हैं या इस पॉइंट को क्रॉस कर गए हैं। फाइन, और हमको निकालना है करंट। करंट क्या होगा? dq बाय dt। तो हमको क्या करना है? इसको dt से डिवाइड कर देना है। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा NEAVD। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इससे बेसिस इस फॉर्मूला के बेसिस पर हमसे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्रॉस सेक्शन दिया होता है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम दिया होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू हमको पता होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कई बार पूछ ली जाती, कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन होता है, करंट पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर काफी कॉमन हैं जो आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी कैसे आएगा? करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर NEVD ये वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर Vd की वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा और हम अगर इलेबोरेट करना चाहें, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आप जनरली देखें कि v इजिकल टू यू प्लस AT होता है, जो हम मोशन में पढ़ते हैं, v इजिकल टू यू प्लस AT वाला जो इक्वेशन है। अब ऐसा कंसीडर किया जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल से कोलाइड करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब वो एक पॉइंट से कोलिजन, एक कोलिजन के बाद अब दूसरे कोलिजन के लिए जा रहा है, तो उस दौरान जो उसको टाइम लगता है उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब वहां पर वो मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? वो एक्सेलरेशन किस तरह से आएगा? वो आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि फोर्स कौन सा लगेगा? चार्ज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय m। ओके,
तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आ गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जीरो, हम अज्यूम करते हैं कि आफ्टर ईच कोलिजन जो है रेस्ट पर आ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमको अप्लाई करना है, तो a का वैल्यू हो गया ई बाय m इंटू टी। टी की जगह पर क्या आएगा, टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, और वी कैन से द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। ओके, तो ये एक तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं या इसका वैल्यू ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की। अब मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयंस, ईटीसी। देखें यहां पर आप ये टर्म समझे, चार्ज कैरियर, ये वैसे आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और वो सारी चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर इन सब की बात होती है, तो वहां हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चार्ज कैरियर आर दोज कैरियर्स जो चार्ज को कैरी कर रहे होते हैं या जो चार्ज अक्वायर कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, या होल्स हो गए, होल्स भी एक तरह से चार्ज कैरियर होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जिनकी वजह से भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर चाहिए टू फ्लो द करंट। ओके, तो यहां पर कहा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इट्स मोबिलिटी। तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इज मोबिलिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप देखें कि अभी पिछले स्लाइड में हमने एक दूसरा फॉर्मूला या वैल्यू कंसीडर किया है या कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। यहां पर देखें E इंटू टाउ डिवाइडेड बाय मास, ये क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इसको डिवाइड करना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, E से, तो क्या वैल्यू बचेगा, E टाउ बाय एम। आप देख सकते हैं यहां पर वेरीफाई हो जाता है। ओके, तो यहां से आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने बताया एग्जैक्टली वही गिवन है। फाइन, तो ये बड़ा सिंपल है। इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखें, कई बार यहां पर मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिपेंडेंसी पूछ ली जाती है, किस पर डिपेंड करता है या क्या वेरिएशन आ जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज कर दें या डबल कर दें या मास में कुछ चेंज हो, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर हाइपोथेटिकली बनाए जा सकते हैं। और यहां पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन फ्री पाथ क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं बिटवीन टू कोलिजन्स, उन्होंने जितना पाथ कवर किया होता है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के जो फ्री पाथ्स हैं उनका अगर मीन ले लिया जाए दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल्ड इफ। यहां पर हमको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब डबल हो जाएगा। ये चार ऑप्शंस हैं, ये चार अगर हम चेंजेस करें, यहां पर V यानी पोटेंशियल को डबल कर दें, डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, लेंथ ऑफ द वायर और द कंडक्टर इज डबल्ड, द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो किन से वेरी करेगा ये। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमने निकाला, आप देख सकते हैं यहां पर, दैट इज E, कैपिटल E, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू टाउ, सो इट इज E टाउ डिवाइडेड बाय मास, ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको बात करनी, लेकिन यहां तो आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है उसका कोई टर्म नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड बी E इंटू एल। एल क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ होगा। आप देखें कि ये हमारा कंडक्टर है L लेंथ का, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, और ये लेंथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये V का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, E इंटू एल। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, V इज इक्वल टू E इंटू E इज इक्वल टू V बाय एल है। सो मुझे V के टर्म में यहां पर ये वैल्यू लिखनी है, इसको कैंसिल करते हैं, यहां से लिख देते हैं E का वैल्यू आ जाएगा V बाय एल, यहां M ऑलरेडी है, इंटू टाउ। अब आप कंपेयर कर सकते हैं यहां से, तो आप देखें द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल्ड इफ V इज डबल्ड। यस, अगर V हम डबल कर देंगे तो ये वैल्यू डबल हो जाएगा। इफ L इज डबल्ड, L डबल किया तो हाफ वैल्यू हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर का यहां पर कोई बात किया नहीं गया है। डायामीटर जो है वायर का, अगर वो डबल कर दें, तो अगर डायामीटर को हम चेंज कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई टर्म यहां पर है नहीं। ओके,
अगर हम डायामीटर को अगर स्ट्रेच करके चेंज करने वाले हैं तो लेंथ में वेरिएशन होगा, यानी अगर डायामीटर आप जो है उसका बढ़ा देंगे तो लेंथ जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन इस रेशियो में चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पर पाई आर स्क्वायर आएगा एरिया के लिए। तो सिंपल द आंसर इज ए, यानी कि अगर आप पोटेंशियल डबल कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखें, इस फॉर्म में भी इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला को ध्यान रखें, ईजियर फॉर यू इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन हमने कंसीडर किया हुआ है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज टू द कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 मीटर, द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, find the current density in aluminum wire and drift velocity of the electrons in copper wire। तो यहां पर दोनों के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। सी दो तरीके के वायर हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में अगर कनेक्टेड है इसका मतलब यहां से जो करंट पास हो रहा है इस वायर में से भी सेम करंट पास होगा और करंट का वैल्यू गिवन है। अब यहां पर हमको डायामीटर जो है एल्यूमिनियम वायर का वो गिवन है, यानी कि रेडियस जो है एल्यूमिनियम वायर का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होगा, इसका हाफ होगा, यानी कि 0.12 सेंटीमीटर, और आप इसको लिख सकते हैं 0.12 इंटू 10 पावर -3, ओके सॉरी -2 सेंटीमीटर को यहां पर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 10 पावर -2 मीटर्स। फाइन। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है करंट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर। तो करंट डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम वायर का वो कैसे आएगा, करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट है 10 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर आपको किससे मिल जाएगा, इस रेडियस से, पाई रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर। तो यहां पर अगर वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर जो है वो आता है 2.2 इंटू 10 पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप चाहें इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही है यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। तो हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला था NE/AV/D, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी I डिवाइडेड बाय NE/A। फाइन। करंट हमको कितना गिवन है यहां पर 10 एम्पियर, क्योंकि दोनों में करंट जो है वो सेम पास होने वाला है। एन इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, इट मींस पर यूनिट वॉल्यूम फॉर कॉपर इज दिस। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू हम प्लेस कर देंगे 8.4 इंटू 10 पावर 28 इंटू ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स, एंड नेक्स्ट इज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर कॉपर वायर का जो डायामीटर है वो आपको दिया हुआ है 0.6, तो उसका रेडियस हो जाएगा 0.08 मीटर, ओके 0.08 मीटर यहां पर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, ये चीज आप ध्यान रखें कि वो मीटर्स में आया है, ये सेंटीमीटर में ये वैल्यू आया है। फाइन। अब यहां पर हम क्या करें, इसका वैल्यू रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियस ऑफ कॉपर स्क्वायर। मीटर में ही ये वैल्यू प्लेस करना है, तो यहां से सॉल्व करने पर आपको ये आंसर मिल जाता है। इट इज क्वाइट सिंपल, ओके। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे ओम्स लॉ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल भी है, आप पहले से भी इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए हम यहां पर हमने एक सर्किट या एक कह सकते हैं कि एक डायग्राम हमने कंसीडर किया है। यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, एक मेटल वायर लिया हुआ है, एक तरह से आप इसको मेटल वायर कंसीडर करें, वायर पीस है ये हमने लिया हुआ है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है थ्रू अ बैटरी और अ सेल। यहाँ पॉजिटिव एंड है तो ये पॉजिटिव एंड होगा, या नेगेटिव एंड है, जैसा हमने पहले भी बात किया है कि जो करंट है वो पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करने पर पोटेंशियल का वैल्यू कम होते जाता है। तो ये हमने कंसिडर किया है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच हैज बीन अप्लाइड हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यानी कि यहां पर इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने यहां पर क्या यूज किया है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर।
यानी कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, यहां पर R है। सो V इज इक्वल टू RI। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी के बेसिस पर पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को सॉल्व करना है। यहां पर हम अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, अब ये दूसरा फॉर्म कैसे आया वो जरा हम समझ सकते हैं। यहां पर सी I इज करंट हियर एंड I इज इक्वल टू NEAVD, और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक दूसरे टर्म में भी लिखना जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपको मैं फिर से बता देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने किस तरह से लिखा हुआ है, आप देखें यहां पर E कैपिटल E इंटू टाउ बाय M। तो यहां पर क्या आने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू टाउ डिवाइडेड बाय M। तो यहां से I जो आएगा दैट वुड बी NE स्क्वायर AE टाउ डिवाइडेड बाय M। तो ये I का वैल्यू आ गया। अब यही I का वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं तो ये V इज इक्वल टू R NE स्क्वायर AE टाउ डिवाइडेड बाय M, ये आ जाता है। अब इस वैल्यू को हम यहां पर अगर प्लेस करें V इज इक्वल टू RI, आप देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, ये V का वैल्यू जो है वो कैंसिल कर देगा E के वैल्यू को। किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं दैट E इंटू L इज इक्वल टू V। तो ये वैल्यू भी मैं यहां पर अगर प्लेस कर देता हूं तो मुझे V क्या मिल जाएगा, RNE स्क्वायर, और मुझे E का वैल्यू प्लेस करना दैट वुड बी V बाय L। सो इट वुड बी A इंटू V इंटू टाउ डिवाइडेड बाय L इंटू M। तो ये वैल्यू यहां से मिल जाता है, ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा और मुझे चाहिए R। तो R का वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या मिलेगा आपको, M इंटू L डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर इंटू A। तो ये आपको एक तरह से नया रिलेशन मिल जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं आता, लेकिन कई बार डिपेंडेंसीज पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली कि किस तरह से मास पर डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम पर किस तरह से डिपेंडेंसी है, ये रिलैक्सेशन टाइम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। और ये सारी वैल्यूज जो है जनरली कांस्टेंट कंसीडर हम करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। देखिए ओम्स लॉ जो है वो ये रिलेशन कब फॉलो करता है, ये तब फॉलो करता है जब फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट कंसीडर करी जाती है। फिजिकल कंडीशंस जैसे कि लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सब हम कांस्टेंट रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं, ताकि ये सारा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हमको मिले और इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी ना करे। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टिंग मटीरियल। ये जो कंडक्टर है ये उसका रेजिस्टिविटी होता है। और ये फॉर्मूला आप बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें और इसको याद रखें, क्योंकि कई बार हमको रेजिस्टेंस निकालने होते हैं, हमको लेंथ दिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होता है, रेजिस्टिविटी दिया होता है और हमसे रेजिस्टेंस पूछा होता है। जैसे कि हमको एक कंडक्टर दिया हुआ है, सपोज इसका रेजिस्टिविटी गिवन है रो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, हमारे पास इसका लेंथ है L, और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों पॉइंट्स ये P और ये Q, इन दोनों के बीच में इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, रो इंटू L बाय क्रॉस सेक्शन A। ओके, इसी को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें करंट और वेलोसिटी में रिलेशन, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो दोनों के बीच में क्या आने वाला है, कि स्ट्रेट लाइन। यहां पर अगर हम स्लोप की बात करें tan थीटा, तो स्लोप क्या होगा, I डिवाइडेड बाय V, और हम जानते हैं कि V डिवाइडेड बाय I क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और 1 अपॉन स्लोप। इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस आया 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा क्या है, यहां पर स्लोप है, यानी कि यहां से आप स्लोप का भी कैलकुलेशन करते हुए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे यहां पर हम बढ़े तो एक एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग n टाइम्स द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, देन व्हाट वुड बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस। यानी कि हमने क्या किया है कि एक वायर लिया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, उसको स्ट्रेच किया हुआ है और उसका जो लेंथ है वो हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया है और उसका वॉल्यूम अनचेंज रखा है। सपोज ये इनिशियल कंडीशन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसका लेंथ है L।
ओके, मटेरियल का रेजिस्टिविटी R, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A, जो हम अभी बात कर रहे थे। अब नई सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसको स्ट्रेच कर दिया है, तो लेट्स से लेंथ जो है वो L डैश हो जाता है, और ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा, A डैश, और L डैश कितना हो गया, N टाइम्स हो चुका है। अब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इस केस में वॉल्यूम क्या रहता, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है यहाँ पर। अभी वॉल्यूम कितना रहना है, L इंटू A ही रखना है, हमको चेंज नहीं करना है। लेकिन इन टर्म्स में अगर हम वॉल्यूम लिखें तो लेंथ हो गया N इंटू L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A डैश। तो यहां से जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है A डैश, वो कितना हो जाएगा, यहां से L कैंसिल आउट हो जाएगा एंड A डिवाइडेड बाय N। फाइन, सो नाउ न्यू रेजिस्टेंस R डैश वुड बी रो। आप देखेंगे कि मटेरियल वही है, डायमेंशंस चेंज हुए हैं स्ट्रेस करने पर, और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, बट एक सेम टेम्परेचर के लिए, एक सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। सो R डैश इज इक्वल टू रो इनटू L dash by A dash, and you know L dash is N into L divided by A dash is A divided by N. So R dash is going to be rho into L by A into N square. So you can see that R dash is this rho into L by A, ये क्या हो गया हमारा R, जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, so it is going to be N square into R. तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखें, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर कंडीशंस ध्यान रखें कि जो लेंथ है वो स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दी है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। यू डायरेक्टली रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट यहां पर है, if a conductor is stretched such that its radius is reduced to 1/nth of its original volume, then ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअली दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो इसका इनिशियल वैल्यू था रेडियस का, उसका 1/nth से रिड्यूस हो गया है। सो व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो अगेन हम सेम सिचुएशन कंसीडर करें यहाँ पर, लेट्स से इनिशियल रेडियस R था, लेंथ इसका L है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट वुड बी पाई R स्क्वायर। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होने वाला है, L इंटू A। फाइन, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगेन स्ट्रेच किया है, तो रेडियस जो है वो नया रेडियस R डैश इज रिड्यूस्ड बाय 1/n टाइम्स, तो R बाय N। लेंथ जो हो चुका है अभी L डैश हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी A डैश यहां पर हो जाएगा। तो A डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, पाई R डैश स्क्वायर, इट मींस पाई R स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, इट मींस A डैश वुड बी पाई R स्क्वायर इज एरिया A बाय N स्क्वायर। तो ये A डैश यहां पर हो गया। अब वॉल्यूम जो है वो सेम रहने वाला है, तो कितना होगा वॉल्यूम अभी नए केस में, इट वुड बी L डैश इंटू A डैश, एंड एज यू नो द वॉल्यूम is constant in both the cases, so it is L into A is equal to L dash into A dash. A dash is A by N square, so L dash is going to be L into N square. तो हमारे पास L dash आ गया है, A dash आ गया है। अभी नया जो चेंज्ड रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करें, सो रो इंटू L dash बाय A dash। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, पहले रेजिस्टेंस कितना होना था, रो इंटू L बाय A। अब L डैश का यहां पर से वैल्यू हम प्लेस करेंगे, सो ये कितना होगा, L इंटू N स्क्वायर, एंड A डैश इज A डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। तो यहां से जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है दैट वुड बी रो L बाय A इंटू N पावर 4। सो रो इंटू L बाय A इज रेजिस्टेंस इन प्रीवियस केस, सो R डैश इज R इंटू N पावर 4। तो यहां से फिर हमको एक रिजल्ट मिल जाता है। अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ताकि आपको ये पूरा कैलकुलेशन फिर से ना करना पड़े। क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली पूछा जाता है, इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 1/n टाइम्स, देन व्हाट वुड बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाए, n पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय x%, देन इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। ये हमको कैलकुलेट करना है यहां पर। तो इनिशियली रेजिस्टेंस जो था R इज इक्वल टू लेट्स से रो इंटू L बाय A। नाउ द न्यू रेजिस्टेंस R डैश, अब R डैश हमको यहां पर कैलकुलेट करना है। वायर जो है वो स्ट्रेच करके इंक्रीज किया है बाय x%, यानी कि अब जो नया लेंथ हो जाएगा लेट्स से L डैश, वो कितना होगा, L इंटू 1 प्लस x बाय
100, इतना हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, आप देखें यहां पर, तो वॉल्यूम पहले क्या था L इंटू ए, अब नया वॉल्यूम क्या होगा L डैश इंटू ए डैश। तो अगर ए डैश मुझको चाहिए तो कितना होगा L इंटू ए बाय एल डैश। तो यहां पर अगर मैं एल डैश का वैल्यू प्लेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा a अपॉन 1 प्लस एक्स बाय 100। ओके, ये तो यहां पर a डैश का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब मुझे नया रेजिस्टेंस r डैश चाहिए, इट वुड बी रो इनटू एल डैश अपॉन a डैश, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है। अब यहां पर अगर मैं l डैश का और a डैश का वैल्यू प्लेस करता हूं तो l डैश का वैल्यू क्या है यहां पर l इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 डिवाइडेड बाय a डैश इज a अपॉन 1 प्लस एक्स बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है रो इंटू एल बाय ए, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 100 होल स्क्वायर। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस आ जाता है वो होगा r इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 स्क्वायर। ये नया रेजिस्टेंस आ गया है। अब हमको चेंज निकालना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में। आप देख सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू प्रीवियस रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गया है यहां पर। तो यहां पर हमको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो कितना होगा, इट वुड बी डेल्टा आर बाय आर, मींस आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय आर। तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो r डैश माइनस r हमको करना है, दिस इज r डैश एंड वी नीड टू माइनस द r फ्रॉम दिस। ओके, तो यहां पर अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, r डैश का वैल्यू प्लेस करें यहां से हम r इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 होल स्क्वायर माइनस r डिवाइडेड बाय r। तो ये यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स बाय 100 होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, इंटू 100 भी यहां पर हमको करना होगा क्योंकि परसेंटेज में यहां पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इंटू 100। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 इंटू 100%। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 1 माइनस 1 यहां पर हो जाएगा, और फाइनली यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बचने वाला है, इसको मैं इधर प्लेस कर देता हूं। आप इस 100 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अंदर, तो हमको मिलेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू हमको मिलेगा एंड दिस वुड बी द परसेंटेज चेंज। इतना परसेंट चेंज हो जाएगा किसमें, रेजिस्टेंस में। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दें, यहां पर अगर आपको दिया हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5%, अगर x का वैल्यू 5% से कम है तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 100, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और फाइनली आपको रेजिस्टेंस में चेंज कितना मिलेगा, 2%। ये भी आप एज अ रिजल्ट ध्यान रखें, ये बड़ा यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। ये कैलकुलेशन आप खुद से करके चेक कर सकते हैं एक बार, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है कि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, यू विल नो कि सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन कंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो उसी को हम यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये किस तरह से डिफाइन है, ये डिफाइन है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हमने डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा आर रेजिस्टेंस में चेंज आता है, और आर जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। सो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के लिए कितना रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है। तो यहां से आप देख पाएंगे कि डेल्टा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इंटू अल्फा डेल्टा टी। फाइन।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस अल्फा एंड रेजिस्टेंस इज R1, देन द रेजिस्टेंस एट एनी अदर टेम्परेचर T2 विल बी। यानी कि हमको दिया हुआ एक सर्टेन टेम्परेचर T1 पर जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस R2 है, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां से डेल्टा R की अगर हम बात करें तो कितना होगा, R2 माइनस R1। हम कंसीडर करें टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1, और डेल्टा T जो होगा दैट वुड बी T2 माइनस T1। अब ये वैल्यूज यहां पर हमको प्लेस कर देनी है, तो डेल्टा R इज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू that would be R into alpha delta T. R is R1 here जो इनिशियल वैल्यू है into alpha into delta T, that would be T2 minus T1. ओके, अब इस R1 को भी अगर मैं इधर लेकर के जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, R1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1। तो यही वैल्यू आपको यहां से मिल जाता है, R2 इज इक्वल टू R1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। यानी कि टेम्परेचर चेंज के साथ में रेजिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है वो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको चेंज इन टेम्परेचर गिवन होगा, कोफिशिएंट गिवन हो सकता है और एक इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, और आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट यहां से करना रहेगा। नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं VI, इट मींस पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ is given for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2। यानी कि हमको दिया हुआ है कि एक कंडक्टर वायर है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर है जो दो अलग अलग टेम्परेचर पर, उसके लिए हमने ग्राफ यहां पर ड्रॉ किया है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। फाइन, तो यहां से हमको दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाती हैं। अब यहां पर हमको कंपेयर करना है टेम्परेचर को। तो अगर यहां पर हम बात करें स्लोप की, स्लोप जो होगा यहां पर वो किस तरह से आएगा, V by I, and we all know from Ohm's law V is equal to IR, so R is equal to V by I, यानी कि ये R, यानी कि हम कह सकते हैं that slope is directly proportional to resistance। अब आप देखें कि स्लोप दोनों में से किसका ज्यादा है, स्लोप जो है वो सेकंड वाले का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ। ओके, इट मींस रेजिस्टेंस जो है वो सेकंड केस में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। ओके, अब रेजिस्टेंस ज्यादा कब होता है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि यहां पर हम एक ही मेटल वायर की बात कर रहे हैं, कोई और कंडीशन में चेंज नहीं हुआ है, पोटेंशियल करंट सब कुछ वही है, ना हमने क्रॉस सेक्शन ना कोई फिजिकल कंडीशन चेंज करी है, सिर्फ यहां पर हमने टेम्परेचर चेंज किया है। तो उसी की वजह से यहां पर रेजिस्टेंस में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये स्लोप चेंज्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस 2 ज्यादा है रेजिस्टेंस 1 से, इट मींस टेम्परेचर 2 जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर 1 से। ओके, तो यहां से आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल ये चीज थी। अब यहां पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपने यहां पर आज देखा कि हमने किस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने डिटेल में समझा, उसके अलग अलग फॉर्म्स हमने देखे, मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा, उसकी डिपेंडेंसीज हमने देखी। यहां पर हमने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स देखे कि स्ट्रेच करने पर अगर रेडियस चेंज होता है सर्टेन टाइम तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कितने टाइम्स में चेंज हो जाएगा, या हमने लेंथ को चेंज किया है स्ट्रेच करके तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। कुछ परसेंटेज वाइज हमने लेंथ में चेंजेस किए तो कितने परसेंटेज से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह के सारी चीजें हमने यहां पर आज कंसीडर करी है, बहुत बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी है, बट सभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेडिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो सारे आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम्स में देखने को मिले होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहें। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।